नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। एक बार पढ़ लेते हैं। काकचेष्टा बको ध्यानं श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम्। जितना नाज, जितना महंत भाव ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हुआ करता है कि हम तो वहाँ से पढ़े हैं, ठीक ऐसा ही नाज कभी गुरुकुल में पढ़ने वाले, मुनियों के आश्रम में रहने वाले संघस्थ शिष्यों को ऐसा लगता था। खैर आज भी लगता है, जहाँ पर भी ये प्रचलन चलता होगा। ये भी एक गुरुकुल की छोटी सी प्रतिकृति है हमारी। हमें भी इसमें बहुत बहुमान आना चाहिए कि इन रियल सेंस वी आर अचीविंग एंड वी आर गोइंग टू अचीव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। शिक्षा का मतलब निरक्षर से साक्षर होने का मतलब मात्र शिक्षा नहीं हुआ करता। मैंने अभी थोड़े दिन टाइम पहले कहा था, आज का साक्षर नैतिकता के अभाव में राक्षस हो गया है। शिक्षा वह उतनी सी ही नहीं है जो आपको निरक्षरता से साक्षरता की तरफ बढ़ाए। साक्षरता समझ में आता है ना? वर्ड नॉलेज, अर्थकारी विद्या, डंपिंग, ये यहाँ से उठाया और यहाँ पर पटक दिया, ये इतना रट लिया और पेपर में झाड़ दिया। उतने मात्र को शिक्षा नहीं कहेंगे, हम तो नहीं कहेंगे। अशिक्षित को सुशिक्षित करना वो खरी शिक्षा है। सुशिक्षित को सुविचारी बनाना वो खरी शिक्षा है। सुविचारू को सदाचारी बनाना, समाज को एक निधि देना, ऐसा कुछ यहाँ पर इम्पार्ट होना नॉलेज का, उसको कहते हैं शिक्षा। समझ में आता है? कुल मिलाकर कहने का मेरा तात्पर्य इतना सा है, शिक्षा संस्कार के बिना लंगड़ी है। मैंने थोड़े टाइम पहले बताया था, दिल्ली में एक व्यक्ति है, उसकी बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है। उसकी इंस्टीट्यूट की चेन में 20 एक स्कूल्स अकेली दिल्ली में है। कितना रईस आदमी होगा, विचारणीय है। वह आदमी आज से 10 एक साल पहले रद्दी में एक पुस्तक मिली मुझे। वो तो आदत है, कहीं भी खड़े हैं कुछ पढ़ने को मिल गया, उठा ली। एकदम स्क्रैप में एक कागज पड़ा तो उस कागज को उठाया, उसके बल पर मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो भी अभी आपको दे रहा हूँ। उसमें उन्होंने उनका जो मैं भूल रहा हूँ कौन सा प्रकाशन है उनका, कौन सी स्कूल का क्या नेम है। जैसे डीपीएस का चेन है ना बहुत बड़ा, 200-500 स्कूल्स का, ऐसा उनका भी चेन है। तो उन्होंने प्रीफेस में अपने मन की बात कहते हैं ना उसमें, तो उसमें उन्होंने कहने का प्रयास किया है, बहुत आपको हिला देगा अंदर से। ऐसा लिखा है कि वो तो पहले साधारण आदमी था, थोड़ा बहुत पैसा आ गया था उसके पास, फिर आने के बाद उसको एक दिन ऐसा लगा कि एक लंगड़े को देखा होगा उसने,
बहुत छोटी उम्र का बच्चा, उसको ये लगा इतनी कम उम्र में इसको चलना नहीं आता, अभावग्रस्त जीव, पैसा नहीं है उसके पास, मैं उसकी पूरी व्यवस्था करूंगा। तो मन में बीड़ा उठा लिया, अभी ये अभावग्रस्त नहीं रहेगा, मैं इसको पूरा इलाज करूंगा। तो पूरा उसमें बल लगाया और जो भी उस समय में लाखों रुपए खर्च करके उनने उसको ओके बना दिया जिससे वो चल सके। मतलब ये बहुत इम्पॉसिबल जैसा टास्क था वो चले, उसने मन में ठान ली थी कि इसको चलाऊंगा, वो चल गया, उसमें लिखा है। लेकिन वो लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा गुंडा बना, हत्यारा बना, डकैतियां करता रहा, आदि आदि बातों में पारंगत हो गया। उसने बेचारा, उस आदमी ने, हमने चलाना तो सिखाने का प्रयास किया, लेकिन उस मार्ग को निर्धारित ही नहीं कर पाए जिस मार्ग पर हमको चलना चाहिए। इतनी पीड़ा हुई उसको कि हम इंद्रियों को देखकर और ये हाथ पैर आदि देखकर हम करेंगे क्या आखिर ऐसा? तो ऐसा कुछ जरिया चाहिए जिसके मार्ग पर चलना आदमी सीखे। फिर उसने अपना रुख बदलकर एजुकेशन इंडस्ट्री में उसने प्रवेश किया, जिसका उद्देश्य केवल इतना ही है, मैं अधिक से अधिक जनों का भी नैतिकता का ज्ञान दूंगा, इस मार्ग पर वे बढ़े। और ऐसे ही एक कुछ मिलती जुलती घटना ईसा मसीह के जीवन की आती है। आप लोगों ने किसी ने पढ़ा होगा, किसी को चमत्कार आदि के माध्यम से कोई एक अंधा, उसको आंखें आ गई, खूब इलाज कर करा के इनकी कृपा से आई, ऐसा वे मानते हैं, जो भी हो। और उसको जैसे ही आंखें आई, एक दिन क्या देखते हैं, एक लड़की के पीछे ये चल रहा है और उसको किसी प्रकार से छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहा है। तो उस दिन ऐसा लगा उनको सुनकर, हमने जितना बल उसको आंखों से दिखे इसके लिए लगाया, उससे अच्छा हम ये बल लगाते देखने लायक क्या है उसकी दृष्टि ठीक करते, ना कि उसकी नजर। कितने जन समझ रहे हैं? दृष्टि मतलब अंदर का देखने का नजरिया बदलने की बात है। हेलेन केलर नाम आपने सुना होगा, उसकी ऑटोबायोग्राफी में हेलेन केलर ने बहुत अच्छी एक चीज लिखी है, आपको कभी यू मे कम अक्रॉस समवेयर, 10th में लगभग सिलेबस में है ये चीज। उन्होंने ये लिखा है ऑटोबायोग्राफी में, पीपल को संबोधन करके एक बात करते हैं कि डोंट क्राई फॉर मी फॉर आई एम ब्लाइंड। क्या? डोंट क्राई फॉर मी, आई एम ब्लाइंड। मैं अंधी हूं इसलिए मेरे लिए मत रो कोई। क्राई फॉर दोज हु डोंट हैव प्रॉपर विजन इन लाइफ। आप समझ रहे हैं? हम विजन मतलब यह समझते हैं देखना, विजन मतलब सोच, सोच की बात है विजन का अर्थ। यहां पर दृष्टि, दृष्टि का मतलब आंखों से देखने की बात नहीं कर रहे अब यहां पर, जीवन की तरफ देखने का नजरिया। वहां पर नजरिया, दृष्टि, विजन, दैट इज नॉट रिलेटेड टू आई, वो किसी भी इंद्रिय से संबंधित नहीं रखती, वो तो हमारी एक थिंकिंग पावर की बात करते हैं। एक बहुत अच्छी अपीलिंग चीज है। कहने की बात यह है, हम पुस्तकी विद्याओं में, सर्टिफिकेटों में, थोड़े से चंद सर्टिफिकेटों में हमें बिक जाना उचित नहीं है। हमको मॉरल डेवलपमेंट होना चाहिए हमारी लाइफ का। अभी मुक्ति दीदी भी, मेरी लड़की जो 10th अभी पूरी कर गई, एक बार, वैसे हमने आज तक, आपको बहुत ताज्जुब होगा, वैसे टॉप 1-2 में रहती है वो, आप तो जानते हैं। हमने आज तक कभी उसको बर्डन नहीं किया कि तुमको पढ़ना है। एग्जाम के पहले दिन तक उसको हम ये कहते, बेटा नहीं पढ़ना ज्यादा। और उसने आज तक 500 नैतिक पुस्तकें पढ़ ली है। हम तो उसके लिए पैठ करते हैं उसको, आज तक एक भी उसको इनाम इसके लिए कभी नहीं दी, बेटा आपको फर्स्ट रैंक आएगा तो देंगे, अथवा फर्स्ट रैंक आया है इसलिए दे रहे हैं।
एग्जाम होने के बाद तक हमारे घर में कोई नहीं पूछता, इवन बोर्ड एग्जाम सब भी उसको पूछा तक नहीं, बेटा पेपर कैसे गया, आई बेटा हाथ पैर धो लो, भोजन करने आओ। हम जिस दिशा में बढ़ाना चाहते हैं उसी दिशा में हमको इंस्पायर करना चाहिए। जिस दिशा में हम बढ़ाना ही नहीं चाहते उस दिशा में हम इंस्पायर क्यों करें। मुझे तो कुछ बात कहनी है। आई 1 साल पहले एग्जाम देकर रोते रोते आई, एकदम क्या हो गया, एनुअल एग्जाम्स थे, खूब रोते रोते, वैसे अनुमान लगने में देर नहीं लगी थी। आज पेपर था, 20 मार्क्स का मिस करके आई थी, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम पेपर इनकम्प्लीट रहा। रोते रोते यही बोली पेपर इनकम्प्लीट रहा। मैं वही बैठा था, मुझको इतना ऐसा हो गया, मैं इतना गंभीर हो गया। मैंने क्षणार्ध में उसको ये कहा, बेटा लाइफ इज ए वेरी बिग एग्जाम, और हम इन छोटी मोटी एग्जाम्स में एकदम डाइवर्ट होकर, इन्फ्लुएंस्ड होकर हम क्या समझते हैं। अभी तो हमने तो जीवन का कोई रंग ही नहीं देखा है। अभी तो कितने अप्स एंड डाउन्स हमारे लाइफ में हमको देखने हैं। हम इतनी इतनी सी बात से प्रभावित होने लग जाएंगे। ये नहीं भूलना चाहिए, मूल एग्जाम लाइफ है हमारा। और बेटा आप यदि टॉप करके इस क्लास में यदि आप ऐसे आकड़ में रहोगे, आज मैंने टॉप किया, तो इस लाइफ के एग्जाम में तो तुम फेल हो गई। और उस एग्जाम में यदि फेल होकर तुमने सहज योग्यता स्वीकार करी तो तुम पास हो गई। ये बहुत बड़ी एग्जाम है। इन चुटपुट और तुच्छ एग्जामों के पीछे हम अपना नजरिया क्यों बदल रहे हैं जीवन का। मॉरल अपलिफ्टमेंट इज वेरी नेसेसरी। क्या कहा? इस प्रसंग में विचारणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्टेटमेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? ये फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये बोल रहे, तुम अभी भी नहीं बोल पा रहे, क्या बात है यार। फर्स्ट प्रेसिडेंट, उसका बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। डे बाय डे द नॉलेज ऑफ नेचर इज इंक्रीजिंग। क्या कहा? मैं प्रॉपर वर्ड्स ढूंढ रहा था। मेरे वर्ड्स में तो पुटअप कर ही सकता हूं, मैं वही वर्ड्स बोल रहा हूं मैं। डे बाय डे द नॉलेज ऑफ नेचर इज इंक्रीजिंग, बट ऑन द अदर हैंड द विजडम इज diminishing. The disproportion between the increment in wisdom and increment in knowledge is increasing day by day. कुछ समझ में आता है? नॉलेज बढ़ रहा है, विजडम घट रहा है। क्या कहना चाहते हैं? साक्षरता बढ़ रही है, नैतिकता और विवेक घट रहा है। भाई इसी की तरफ संकेत है। हमारी जो शिक्षा है गुरुकुल की, यह संस्कार से युक्त है, इसको नहीं भूलना चाहिए। संस्कार से विहीन फिर यह सब पढ़ते ही है, ये चीज, इसमें कोई सेंस नहीं है। हम कुछ चर्चा कर रहे थे, विद्यार्थी के 5 लक्षणों पर हमारी चर्चा चल रही है। अभी तक का कहने का तात्पर्य इतना सा कि यहां आने का आपको बहुत प्राउड फीलिंग होना चाहिए। जैसा प्लेज में रोज कहते हो, क्या कहते हो प्लेज में? आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, ऐसा बोलते हैं आप रोज प्लेज में। तो बहुत प्राउडली आपको विचार करना चाहिए, आई एम प्राउड ऑफ what I am. What I am? I'm Jain. And proud of what? आज हम गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, इसका एक प्राइड होना चाहिए हमारे पास। ये पास आउट मंगलार्थी है, इतना भी कहेंगे आगे 5 साल के बाद दुनिया का दृष्टिकोण बदल जाएगा आपकी तरफ देखने का। और ये सीए है, ये एसी है, ये कौन है, ये फलाना, ऐसा कोई नजरिया नहीं बन पाता उनका। आप सब समझ रहे हैं। छंद का हम अर्थ देख रहे थे, काक चेष्टा, वात्सल्य, जिसको हम सिम्बोसिस
ब्रदरहुड, ट्रैंक्विलिटी, यूनिटी, हार्मनी आदि के रूप से बोल सकते हैं। बोको ध्यानम कंसंट्रेशन के लिए था। श्वान निद्रा की बात आई थी, जिसमें ये बताया गया कि निद्रा अल्प होना चाहिए, जागृत चाहिए विवेक। जैसे मैंने आपको बताया था, एकदम हड़बड़ा के उठ गए, क्लास में भागो भागो भागो, ये नहीं। 10 मिनट्स बिफोर, जो फर्स्ट बेंच के ये स्टूडेंट्स हैं, ये समझ रहे होंगे इसका कितना प्राइड है। और मैंने स्वयं आपको बहुत बताया था क्या, मैंने मुझे धर्म की रुचि लगी थी तब की, आपको नहीं बताया, मैंने बताया था। मैं आधा घंटा पहले जाता था और पहले सब झाड़ू वाड़ू लगा के बैठ जाता था, मैं स्वयं पढ़ने लगता था। ये बात रुचि की होती है। आपको कितने मिनट पहले आना है? ट्रेन छूटने के कितने पहले मिनट जाते हैं स्टेशन पर? 10 मिनट पहले जाता है, लटक जाएगा। 10 मिनट पहले निकलेगा तो सिग्नल पकड़ सकता है, तुम्हें कोई तकलीफ आ सकती है, कुछ हो सकता है, गिर सकता है, ट्रेन तो चली जाएगी। जब लोक में इतनी व्यवस्था आप संभालते हो, यहाँ पर बिफोर 10 मिनट्स काय के लिए? आपको समझना है यहाँ आकर कल हम क्या क्या मिसिंग हो गए, हम कितनी नोट बना पाए कल के 1 घंटे में, और 1 घंटे के अनुरूप ये नोट है क्या, और इनमें क्या पाए जा रहे जो हम में नहीं पाए जा रहा है। आप समझ रहे? ऐसा इसको भी कहेंगे महत्वेच्छा, इसको भी कहेंगे ज्ञान तृष्णा। आप समझ रहे हैं हम क्या मिस किए, हम क्या नोट नहीं कर पाए जल्दबाजी में। वो यही तो शेयरिंग की बात है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक आया? श्वान निद्रा की बात हमारी हुई। अल्प निद्रा वाला वो जीव चाहिए। अल्पाहारी की बात हुई थी, गरिष्ठ आदि भोजन नहीं खाए, क्योंकि वो समहाउ रिलेटेड टू, तुम फिर वो नींद आएगी, फिर वो निद्रा से ही रिलेटेड हो जाएगा। फिर गृह त्यागी की हमारी बात चल रही थी, आपको याद होगा। गृह त्यागी की ही विशेष चर्चा आज चलेगी। मैंने ये बताया था, डोंट पोक, यू हैव बीन वार्न्ड yesterday also. You have seen poking 4 to 5 times up till now. Therefore you are getting warned again. Okay? कहाँ तक आए? गृह त्यागी, वेरी गुड। ध्यान रखना, कल बात आई थी, नो गेन्स विदाउट पेन्स, नो थ्रोन्स विदाउट थॉर्न्स, नो रेनबोज विदाउट रेन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और सबसे बड़ी उपलब्धियां अकेले चलने वाले जीवों को ही उपलब्ध होती है। जितनी भी सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियां हुई है, वो कभी भी दोनों को नहीं हो पाई है। अब घर से दूर रहकर, घर से दूर रहने का तात्पर्य घर वालों की मोह ममता से आप दूर रहेंगे, क्योंकि मोह और ज्ञान ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या कहा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते हैं क्या? जो जो आपका मोह घटेगा त्यो ज्ञान बढ़ता है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? मोक्ष मार्ग में भी तो ऐसा ही है। मोह घटा, ज्ञान बढ़ा। ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान हुआ, ये कहना है मुझे। मोह बढ़ा, बोलो। ज्ञान घटा मतलब मिथ्या ज्ञान हो गया। घर को त्यागना जरूरी, पहली बात कही। मैंने कल थोड़ी सी एक बात कहते समय कहा था, कहाँ तक आए थे हम? कुछ याद आ रहा? मैंने 4 आश्रम कल गिनाए क्या? पर पहले गिनाए थे। मैंने कल देशभूषण कुलभूषण को याद दिलाया होगा।
ये गुरुकुल की परंपरा वैसे बहुत प्राचीनता से चलती आ रही है। नालंदा और तक्षशिला जैसे गुरुकुल प्राचीनता में चले हैं, जिसमें विदेश तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आया करते थे। इसको सालों सदियां बीत गई है इसकी। ये तो परंपरा अभी खंडित हो गई थी, अभी पुनः थोड़ा सा उसका चालू हो गया। गवर्नमेंट ने भी इसका इंपॉर्टेंस समझा कि मोरालिटी घट रही है, इसलिए लगभग 50s में गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया था कि हर एक स्कूल का पहले आधे घंटे का पीरियड वो मॉरल एजुकेशन का ही होगा। पहले टीचर्स ही ऐसे रहते थे कि आपको अलग से पीरियड की बात नहीं, उनका जीवन ही वैसा होता था और वे उसकी शिक्षा देते ही थे। लेकिन गवर्नमेंट को बाद में ख्याल में आया ये प्रोफेशन होता जा रहा है टीचिंग का भी और बोलो लर्निंग का भी, दोनों प्रोफेशन होते जा रहे हैं। उसको पढ़ाने का भी और पढ़ने का भी मात्र एक विशिष्ट लक्ष्य से ही पढ़ा जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने पहले 30 मिनट का पीरियड केवल नैतिकता का रखने का नक्की किया था। ये आते आते अब ये भी उखड़ गया, ये भी कुछ नहीं रहा। हम बड़े भाग्य से आज यहाँ पर है। खैर, मुझे तो कहने की बात यह है कि कल हमने देशभूषण, कुलभूषण, कौरव, कृष्ण सुदामा, ये सब कैसे दोस्त हो गए। कृष्ण सुदामा ये सब गुरुकुल की पद्धतियां हुआ करती थी और जंगलों में ये रहते थे, और किस प्रकार रहते थे उसकी भी कल थोड़ी सी चर्चा चली थी। ध्यान रखना, ये भोजन आदि सामग्री इकट्ठा करने से लेकर भोजन बनाना, गुरु सेवा करना, ये सब इसमें बातें चलती थी। गृह त्यागी में ही शामिल है आपका मेहनत करना, परिश्रम करना। ये तो आपके थोड़ी सी फीस यहाँ पर डाल दी है आपके साथ, आपको तो थोड़ा पैसा ले लो और हमारे बच्चों को भर्ती कर दो। हालांकि स्कूल में पहले ये सिस्टम नहीं हुआ करता था। पहले ये है कि तुम्हारा लड़का मेहनत करेगा, उसी में से कुछ अर्जन करेगा, उसी में से उसका काम चलेगा, घर से हमको कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो फिर बात वही की वही रह गई। अब समझ रहे मेरी बात को। मूल उद्देश्य तो स्वावलंबी बनाने का था बच्चों को। इसलिए मैं तो इस पक्ष में हूं कि हमारे कपड़े, बहुत जनों को यह कहा होगा यहां पर, अब जा रहे हो बेटा, अब कपड़े धोने होने के चक्कर में नहीं पड़ना, अब तो पढ़ना, खूब पढ़ना, ध्यान उसमें लगाना। मुझे लगता है सबके माता पिताओं ने यही कहा होगा। एक हद भी ऐसा नहीं मिलेगा जो नहीं होगा ऐसा। ओके ना? क्या आपकी भी तो यही कहा होगा ना? पैसे की चिंता नहीं करना, तुम तो और उठाकर जैसे ही मैला हुए 1-2 दिन में तुम तो दे आया करो। वो बात दूसरी है, वो सिखाओगे गिनती में देना बेटे, गिनती में लेना, वो उसकी बात नहीं करना चाहता। लगभग सभी माता पिता ऐसी ही शिक्षा देते हैं और लगभग सभी बच्चे ऐसी ही शिक्षा पसंद करते हैं। लेकिन मेरी सोच कुछ अलग ही है। मैं तो गुरुकुल की सोच रखने वाला आदमी हूं और मेरे घर में अब मेरी बच्ची भी बाहर जा रही है गुरुकुल पढ़ने के लिए। मेरी तो स्ट्रांग फीलिंग है ये, हमें हमारा काम हमको करना ही चाहिए। कपड़े धोना, यदि प्रेस करना हो तो प्रेस करना, मैं यदि की बात कर रहा हूं, जो बहुत इंटरेस्टेड हो उसमें। ये जितने काम हम कर सकते हैं हमको ही करना चाहिए। अब यदि कुंभोज बाहुबली में आज जाकर देखते हो, कहां पर? मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे तो कई आश्रम चल रहे होंगे। इमेजिनेशन के बाहर की बात है, 500 विद्यार्थी पढ़ते हैं वहां पर। कितने? 500। तुम तो 70-80 में सिमटे हो, वे तो 500 है वहां पर। जानते हैं आप, 6वीं से चालू होते हैं बच्चे। कब से? 500 जन की रसोई कौन बनाता होगा आप जानते हैं? और भाकरी बनाते हैं, भाकरी जानते हैं कोई? नहीं। ज्वार की रोटी जानते हैं? ज्वार की, बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी किसने खाई हो तो हाथ ऊपर करो। बाजरा काली काली होती, देखा है वो?
उसको वैसे बेलनी नहीं पड़ती, उसको ठोकनी पड़ती है। देखा है आप लोगों ने? किसी ने किसी को ज्ञान में हाथ ऊपर करो, ठोकनी पड़ती है उसको। ठीक है, अपने नहीं, आप नहीं जानते? हाँ, बनते नहीं देखा, क्या कर सकते, ऐसे ही अभागा हो तुम भी। हमारी यही तो बात है। वहां पर भाकरी जैसा, और 500 जनों को भोजन, और वो भी भाकरी का, और गेहूं की रोटी होती है, और एक तो ज्वार बाजरा की रोटी होती है। तिगुना समय लगता है बनाने में, कितना। और बात समय की नहीं है, हर एक जन उसको नहीं बना पाता, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। वो साधारण बच्चे तुम्हारे शरीर के बना लेते वहां पर, और 500 जनों को वे ही रसोई बनाते हैं। गजब होना पड़ेगा। केवल एक रसोईया रखा है, एक। विशेष कोई बड़ी बात होगी, बर्तन उठाना करना, सब कुछ, सब्जियों में बघार लगाना करना, सब कुछ बच्चे करते हैं, परोसना तक। वहां पर भी थाली को मांजने के लिए कोई मांजने वाला नहीं रखा गया है। मैं कहता हूं, अरे यार, इससे तो लंगर अच्छे है। तुम्हारे हॉस्टल से तो बोलो लंगर, लंगर समझते हो? व्हाट इज लंगर? ये जो सिखों के जो भोजनशालाएं होती है, इनके बर्तन वे स्वयं मांजते हैं। यदि प्रेसिडेंट भी वहां पर जाए भोजन करने, ज्ञानी झेल सिंह एक प्रेसिडेंट हुए, आप जानते हैं? ज्ञानी झेल सिंह सिखों के थे। वे भी वहां पर जाए, वे अपनी थाली स्वयं मांजेंगे साहब, स्वयं उठ के जाएंगे, वहां पर रखा रहेगा राख वगैरह, वो मांजेंगे। आज जाते हैं आप कुंभोज बाहुबली और देखते हैं ये सब लाइन से वहां पर राख रखी रहती है। 20 जन उठे थाली लेकर अपनी अपनी, सब अपने अपनी थाली स्वयं मांजेंगे। इससे और एक लाभ ये होता है, झूठा कोई नहीं छोड़ेगा। फिर अभी तुम्हारा सकरा कौन इकट्ठा करता फिरेगा? और क्यों, जो बर्तन मांजेगा, क्यों आपकी मम्मी सबके बर्तन मांज सकती है आकर? मेरी भी नहीं मांज सकती, और मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, घबराओ मत, कोई बोला भी नहीं रहा है। आपकी माँ हर किसी के बर्तन मांजे, कल इस मंदिर के सब 50 जनों के मांजना, कल उन भिखारियों के मांजना, आपको पसंद आएगा? ये क्या बात करते हैं साहब, आपको पसंद आएगा? क्यों? और वो तुम्हारे बर्तन मांजे, ये पसंद आता है तुमको? अब्राहम लिंकन का एक स्टेटमेंट याद करने लायक है, आई वॉन्ट लाइक टू बी ए स्लेव, देयरफॉर आई वॉन्ट लाइक अदर्स टू बी माई स्लेव। कितने जन अर्थ समझे? कितने जन अर्थ समझे? रिपीट करोगे? सम्यक। I want like others to be my slave. मुझे किसी की नौकरी करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए दूसरे कोई हमारी नौकरी करे ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और जिनको ये चाहिए वे हमारी नौकरी करे, तो तुम्हें अच्छा लगता है कि दूसरों की नौकरी करना? तो वो क्यों करेगा तुम्हारी? पटेल ने, गांधी जी ने साबरमती आश्रम चलाया था, मैंने आपको कहा था। गांधी जी स्वयं हरिजनों का भोजन स्वयं, अनाज बिनने से लेकर सब स्वयं करते थे। स्वयं मतलब एक टीम थी पूरी, सब मिलके करते थे। यह आश्रम है कोई ऐसा थोड़ी हम 10-25 नौकर रख लेंगे, फ्री व्यवस्था है, तुम करो, तुम्हारा ही है सब। समझ रहे हैं? एक बार पहुंच गए पटेल आश्रम में, क्या देखते हैं, गांधी जी 2-2 थालियां लेकर जा रहे हैं, मांज रहे हैं। लोगों ने पूछा क्या है क्या है, तो पटेल जी को ख्याल में आया, तो पटेल जी फॉरगॉट, पटेल को पता नहीं था कि यहाँ पर ये सिस्टम है। उन्होंने नहीं उठाई उनकी, तो गांधी जी ने उठाई और उनकी भी मांज रहे थे। ये सिस्टम हुआ करता है। विनोबा भावे को जब जेल में रखा गया, जब जेल में रखा गया, उनको साधारण जेल में रखा गया था।
जिसमें उनको भोजन पान आदि फ्री मिलता था। फ्री मतलब वी विल सर्व यू, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। उन्होंने वहां पर यह कहा, हम काम किए बगैर आपकी मुफ्त की रोटी नहीं खाएंगे, और हम काम किए बिना कहीं भी कुछ भी नहीं करते हैं। हमें काम देंगे आप तो हम आपकी रोटी खाएंगे। और जो सी क्लास जेल है, एकदम लो क्लास, वहां के लोगों का कितना शोषण करते हैं। पहले चक्की, आटे भी वे पीसते थे, आप जानते हैं ना। पहले चक्कियां नहीं थी लाइट पर, तो लोग कहते थे चक्की पिसवाऊंगा, मैं कहते थे चक्की पिसवाऊंगा मतलब जेल में डाल दूंगा। वहां पर खूब चक्की पीसनी पड़ती थी, मतलब हजारों कैदियों का हाथ से पीसना पड़ता था। कहते इनको इतना शोषण कर रहे आप और हम बैठकर खाए, नहीं चलेगा। उन्होंने कहा मैं भोजन नहीं करूंगा। उनकी टीम थी पूरी, सबने ऐसा नक्की कर दिया। फिर जेलर हाथ जोड़ते हुए आए तो उन्होंने कहा हम सब आपस में मीटिंग करेंगे। तो जो लो क्लास के अपराधी थे उनसे मीटिंग करा के कहा भैया हम सब मिलके करेंगे, घबराओ मत। और सब समान काम करने लग गए वहां पर, और समान बंटवारा होने लग गया। और उसमें भी गृह त्यागी, उसमें भी नमक मसाला आप ज्यादा डाल रहे हो जिससे ब्रह्मचर्य का घात होता है, ये नमक मसाला को छोड़ो। समझ में आता है? क्योंकि उससे टेस्ट बढ़ता है। क्या होता है? टेस्ट बढ़ेगा तो भोजन ज्यादा जाएगा। टेस्टी भोजन नहीं करना, ये ब्रह्मचर्य का रूल है। अचार चाहिए, फला चाहिए, ढिकाना चाहिए, ये ब्रह्मचर्य का घातक है। ज्यादा भोजन जाएगा उससे, और भोजन ज्यादा जाने से प्रमाद आएगा। आप सब समझ रहे हैं? अब बिना उसके जितना भोजन कर सकते हो उतना ही करें आप। वो तो बिना नमक के ही करते थे। खैर, मैं कहां तक आया था? ये जेलों में भी बिना काम के उन्होंने नहीं खाया। मैं तो गुरुकुल की व्यवस्था पर अपन विचार कर रहे हैं। गांधी जी हुए, ये सब जितने भी सोशल वर्कर हुए हैं, मैं तो कुंभोज बाहुबली की कह रहा हूं। एक एक एक्टिविटी वहां पर आप सरी के बच्चे वहां पर हैंडल करते हैं, और देखने में जितना मजा आता है उतना मजा हरगिज भी यहां पर आना संभव नहीं है। क्योंकि मात्र बोलो, अभी इस बहाने साक्षरता तो बढ़ा रहे हैं। साक्षरता मतलब हाँ, नई चीज में नोट। अब इतना ही तो किया, आपके अकल में कहां पर आई वो बात? आप समझ रहे? आपके अकल में मतलब आपको जचना चाहिए वो बात कि हमारा काम हमको ही करना चाहिए। आज मैं भी समाजों में जाता हूं, कभी कोई आमंत्रण देता है 10-20 दिन के लिए, आप आ जाओ, मैं जाता हूं। वहां पर भी अपने कमरे का झाड़ू, अपने कमरे का पोछा, यहां पर भी रहता हूं मैं। अपने कमरों का झाड़ू, अपने कमरों का पोछा, स्वयं रसोई करना, चक्की पीसना, सब कुछ करना, ये सब मैं ही करता हूं। अपने कपड़े धोना, और समाजों में जहां पर भी जाता हूं, कुआं हो, अपना अपना पानी खींचना। दूसरों के भरोसे अपना काम कभी नहीं चल सकता। और वे क्यों करेंगे अपना काम? क्यों करना चाहिए उनको? अभी ये हमारे घर वाले जाने वाले थे, तो पवन ताऊ जी ये कह रहे हैं कि आप अकेले पड़ जाएंगे, आप एक काम करना, कल से हमारे पास भोजन करने के लिए आ जाना। ये उनकी काक चेष्टा। क्या कहा? काक चेष्टा मतलब ये उनका साधर्मी वात्सल्य। क्या हमारा साधर्मी है? अब आप हम आपकी व्यवस्था करेंगे कल से। लेकिन मैंने उनको साफ मना करते हुए ये कहा कि मुझे मेरा करने में कभी भी आलस नहीं लगता। 4 बजे उठना, अपना थोड़ा एक्सरसाइज करना, क्लास में आना, अपने अपने सब घर के काम अपन करना, ये तो होना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, अन्याय भी नहीं होता, ना शोषण होता है वर्कर्स का। आप समझ रहे? कहां तक आए हम? गृह त्यागी की बात कर रहे हैं। अभी और एक बात, बहुत अच्छी चीज एक नीतिकार ने कही है, रियल एजुकेशन इज दैट which enables one to live ably। रिपीट करके कोई दिखाएगा, रियल एजुकेशन इज दैट
which enables one to live ably. तुम क्यों खड़े थे? क्या रिपीट कर रहे थे? तो अभी पूरा नहीं हुआ तुम्हारा? मैं नहीं बना तुमसे, चलो ठीक है, बैठ जाओ अभी। अभी की लाइन कोई बोल के दिखाएगा? बोलो। Real education is that which enables one to live ably. Live Ably. ably. मतलब अर्थ बता पाए? कौन अर्थ बता पाएगा? असली शिक्षा वही है। अर्थ कोई बता पाएगा तो हाथ ऊपर करो। अर्थ कोई बता पाता हो तो हाथ ऊपर करो। बोलो। असली शिक्षा वही है जो जीवन की कला सिखाए। Real education is that which teaches one to live ably. ably मतलब सामर्थ्य से, जो हमको स्वावलंबता से रहना सिखाए, वही सच्ची शिक्षा है। एबली, ABLY, एबल होता है ना, एबल सामर्थ्य, अपनी स्वयं की सामर्थ्य से, स्वावलंबता से। ठीक है। और इसमें इसी की मुख्यता रहती थी, इसलिए पहले ये भी स्लोगन्स चले गुरुकुल के, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। क्या कहा? क्या मतलब है भैया इसका? आप पढ़ने आइए और समाज की सेवा करने जाइए। यहां पर सेवा करने का ही उद्योग सिखाया जाता था। अभी इतिहास के आलोक में और थोड़ी सी अपन खोजबीन करना चाहेंगे। इतिहास के आलोक में हम थोड़ा सा समझते हैं पहले क्या क्या होता था, ऐसा क्या क्या काम, क्या क्या मेहनत। जैसे अभी थोड़ी थोड़ी सी बातें बताई मैंने, वैसे अभी नई नई और बातें बताऊंगा। ऐसा गुरुकुल पद्धति में होता क्या था एक्चुअली। वैसे कल मैंने बताया था, गुरुकुल मतलब खरे अर्थ में प्रकृति के ही पेट में रहना। क्या कहा? अब देखेंगे नालंदा, तक्षशिला अथवा जितने भी गुरुकुल, कश्मीर से लेकर मलायगिरी तक आप देखेंगे, जितने भी गुरुकुल रहे हैं सब प्रकृति के ही सानिध्य में थे। एकदम रम्य वातावरण, जहां पर दूर दूर तक कोई पब्लिक नहीं रहती थी। जंगलों में ही गुरुकुल होने की मूल पद्धति रही है। और उसका मूल कारण यह है कष्ट सहिष्णुता, परिशह जय। ये सब जंगलों में ही होगा, अन्यत्र संभव नहीं। और इसीलिए जंगलों का जीवन आजमा कर अधिकांश जन जीवन का अंत भी जंगलों में ही बिताने का विकल्प करते थे, मुनि हो जाते थे। पहले अक्सर जैनी मुनि दीक्षा ही धारण करते थे। घर में मरना अपराध माना जाता था। अभी भैया आए हैं अपने पास, तो भैया विदिशा से आए हैं। थोड़ा सा चेंज के हिसाब से, वैसे बिजनेसमैन है तो 4-5 दिन थोड़ा सा एक चेंज हो जाएगा। 4-5 दिन थोड़ा चेंज हो, तो 4-5 दिन यहाँ थोड़ा सा रहकर ये सोच रहे हुए, यहाँ पर तो बड़ा रम्य वातावरण है, बहुत अच्छा है, यहाँ पर अच्छा लगता है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा फ्यूचर लाइफ ऐसे ही सानिध्य में जाए जहाँ पर पूरे धर्म की ही गतिविधियाँ चले और अपना अपना आत्मकल्याण कर सके। मुझे क्या कहना है, कोई बताएगा? कोई बताएगा क्या कहना है? हाँ बोलो। एक बार सैंपल चखा जिसने, उसको ललक हो गई कि फ्यूचर में पूरा ऐसा ही करेंगे। ये बाल्यावस्था में जिसको ब्रह्मचर्याश्रम मिल जाता था, ब्रह्मचर्याश्रम मतलब 1/4 पार्ट ऑफ हिज लाइफ। ब्रह्मचर्याश्रम मतलब मात्र पढ़ना ही पढ़ना, इतना नहीं,
अथवा पढ़ने में भी अर्थकारी विद्या की तरफ संकेत नहीं है। सभी प्रकार की 14 प्रकार की विद्याओं का ज्ञान कराया जाता था। और पीछे चलो तो 64 और 72 कलाओं का ज्ञान कराया जाता था। युद्ध आदि की भी कलाओं का ज्ञान ये ब्रह्मचर्य आश्रम में ही दिया जाता था, क्योंकि उनको तो आदमी तैयार करना है। गुरुकुल होते ही इसके लिए थे, क्योंकि एक मानव बनाने की फैक्ट्री, सच्चे मानव सज्जनों को बनाने की एक फैक्ट्री हुआ करती थी वो। खैर, मैं कुछ बोल रहा था। ब्रह्मचर्य आश्रम में यह सब पालन करते थे आपकी उम्र के लोग, जंगलों में रहकर। और पहली जीवन के पहले कदम ही जो अपनी जीवन की देहरी पर ही जो अपने कदम रख रहे हैं इस प्रकार के, किस प्रकार गर्मी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है और बिल्कुल प्रकृति के साथ रह रहे हैं। अब उनकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती थी, तो वे कभी भी पाप रूप नहीं हुआ करते थे, रफ एंड टफ उनकी बॉडी हुआ करती थी। अब यदि 2nd 4th पार्ट ऑफ हिज लाइफ कौन सा कहा था? गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम मतलब मैंने क्या कहा था? कमाना भोगना। शादी का भी इसी में बन जाता था। मैंने कहा था ना, ब्रह्मचर्य आश्रम होते होते फिर शादी का पूरा आयोजन बना रहता था। ब्रह्मचर्य अभी गृहस्थाश्रम में किचकिच पिचपिच चालू हो जाती थी। खोपड़ियां है, जिम्मेदारियां हैं, मुझे इसका पालना। आप आपके मम्मी पापा को देख सकते हो, उससे आप अनुमान कर सकते हैं वे कितने टेंशन में रहते हैं। उनका जीवन अपने लिए हुआ ही नहीं करता। अभी ये उन्होंने शांति का एक पार्ट गया, और फिर कौन सा पार्ट आया? एकदम अशांति का। अब पकड़ रहे मेरी बात? इसलिए चाइल्डहुड के ऊपर कितने निबंध लिखे जाते हैं अब जानते हैं कि नहीं? आपको नहीं आते हैं? एग्जाम में आते हैं? किसी के ज्ञान में हो तो बताओ। क्योंकि हमको मराठी सब्जेक्ट में हर साल एक निबंध निश्चित रहता था, बालपन देगा देवा। और बालपन के ऊपर, बालपन मतलब अपनी चाइल्डहुड के ऊपर, तो फिर उसमें खूब मक्खन लगाया जाता था। चाइल्डहुड सबको अच्छा लगता है और बहुत अच्छा है, और मैं तो जी करता है आज भी फिर चाइल्डहुड मुझे मिले। तो ये चाइल्डहुड मतलब क्या? एकदम शांति का फेज है ये, जिसमें मात्र ज्ञानार्जन और परिशय उपसर्ग सहन करने का नाम, इंद्रियों को जीतने का नाम। और गृहस्थाश्रम कैसा है? एकदम अशांत। अब देखो, उसने दोनों जी लिए, अभी दोनों को एनालिसिस करेगा और फिर रिजल्ट अपना निकालेगा। इसीलिए अधिकांश जन ये भी चखा, शक्कर भी चखी, नमक भी चखा, और दोनों चखने के बाद अधिकांश जन फिर नमक का भी त्याग करके जहाँ पर शक्कर पड़ी है उसको चखने के लिए फिर उसकी तरफ बढ़ जाते थे। तो एनालिसिस के फल में 3रा और 4था आश्रम होता था, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, जिसमें फिर संन्यासाश्रम एंड का संन्यासाश्रम मतलब साधु मुनि संत हो जाते थे फिर, क्योंकि उन्होंने सब देखा है कैसा वो जीवन था। अभी वो टैली कर रहे, टैली समझते हो ना आप? कहा वो दिन थे और आज हम कहाँ पटक गए। अब आप जिम्मेदारी लेकिन पड़ी है माथे। अब बाल बच्चों को बड़ा किए बिना तो छुट्टी नहीं, लेकिन जैसे बड़े से बड़े हो बस हम तो फिर वहां पर चल जाएंगे। लेकिन जिसने पहला फेज देखा ही नहीं लाइफ में, क्या कहा? जिसने ब्रह्मचर्य आश्रम देखा ही नहीं, सीधा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जिसने, तो उसका क्या होगा? आप समझ रहे मेरी बात को? वो कैसे टैली करेगा? और उसको सुखी होने के नाम पर वो कहाँ भागेगा? उसको तो कुछ पता ही नहीं है। उसको तो जन्म से बोलो क्या खाने को मिला है? नमक ही खाने को मिला है उसको तो शक्कर तो खाने ही नहीं मिली, तो टैली कहाँ से करेगा वो? तो इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। अभी थोड़ा सा इतिहास के आलोक में हम देखना चाहते थे। मैंने कल अंत में एक बात कही थी, सबसे अंत में। वो कौन सी बात थी?
सबसे अंत में कल, गो बैक टू द नेचर, प्लेटो कहा था मैंने। वो मैंने इसलिए कहा तो गो बैक टू द नेचर मतलब जहां से आए हो वहां पर लौट कर चले जाओ, मतलब जो प्रारंभ में किया था, जहां से प्रारंभ किया था वहां पर लौट कर चले जाते थे फिर से। इसलिए श्रमण परंपरा हो अथवा इवन वैदिक परंपरा हो, वैदिक परंपरा में भी जो ऋषि वगैरह होते थे वे फिर जंगलों की तरफ बढ़ जाते थे। कोई मुझे बता सकेगा? मुझे जो कहना है 5 मिनट जो मैं कह रहा हूं उसको कोई रिपीट बहुत अच्छे से कह सकेगा? अपने शब्दों में कोई कहने का प्रयास करेगा? 8वीं में से एक भी नहीं, 9th में से कोई प्रयास करेगा? एक जन भी नहीं प्रयास है। बोलो बेटा। हाँ, आपने 4 आश्रम के बारे में बताया कि सबसे पहले तो अपन ब्रह्मचार्य आश्रम में सबसे पहले अपन जाते हैं तो अपन नेचर से आते हैं। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, और फिर आपने ये क्यों लौट जाओ? क्योंकि जिसने तो शक्कर का नमक का राइट, चाटा है, गुड। वो अगर अब ये जो उत्तर दे रही इसका वैल्यूएशन होगा, समझ में आता है आपको? ऐसा नहीं है कि इसका वैल्यूएशन नहीं होगा। आपके पेपर में जो आपकी आंसर शीट होगी उसका इसका भी वैल्यूएशन होगा उसमें, उसके लिए भी आपको अलग से मार्क्स दिए जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो अब ऐसा नहीं है कि दोनों बराबर पेपर लिखेंगे दोनों को बराबर मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्लास के अटेंडेंस पर ज्यादा स्ट्रेस रहेगा। कितना टेंशन है। ये 8वीं का बच्चा 9th के बच्चों में से हाथ ऊपर करके, एक तो हाथ ऊपर करना ये बहुत डेयरिंग की बात है, और उसमें भी टू दी पॉइंट बात कर रहा है, जिसमें अभी 1 साल अनुभवी इनसे बैठे हैं, लेकिन इन्होंने कहने का प्रयास ही नहीं किया। ये प्रयास भी सफल कर दिया इन्होंने। तो उसका वैल्यूएशन होगा यू शुड डेयर टू कम अहेड। और मुझे जो कहना वो अब तक बात पहुंच पा रही कि नहीं ये भी मुझे समझना है। तो टैली कर पाते थे वे, ठीक है। लेकिन जिनको पहला आश्रम मिला ही नहीं, बोलो, इनको पहला आश्रम मिला ही नहीं तो बात मतलब डायरेक्ट वो वहीं पहुंच जाएंगे। फिर कहा गृहस्थ आश्रम में पहुंच के, हाँ वहीं पर है। हाँ, और फिर वो डायरेक्ट संन्यास आश्रम में जाएंगे तो जाएंगे। मतलब कहाँ से जाएंगे फिर वे? उनको पता ही नहीं उसका सौद, वे कहाँ से जाएंगे? वो तो घुटते रहेंगे, उनको तो कोई रास्ता ही पता नहीं है। रास्ता तो उनको पता है जिन्होंने दोनों आमने सामने रखे हैं। जिसके सामने एक ही चॉइस है वो क्या चूज करेगा? उसके सामने तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। जिसके सामने 2 ऑप्शन है वो तो चूज कर सकता है, हाँ इसको तो हमने चखा, यही ठीक है। तो इसीलिए अधिकांश तौर पर जीवन का अंत वे जंगलों में ही बिताते थे। प्रकरण चल रहा है अपना, प्रकरण चल रहा है गृह त्यागी। समझ में आता है? बैठिए। चलिए आइए अपने प्रकरण पर। तो कुछ क्या क्या होता तो थोड़ा सा अपन उसको समझते हैं अभी। पहले देखो, एजुकेशन सिस्टम पर अपन को थोड़ा विचार करना है। एजुकेशन सिस्टम मतलब ऑफ कोर्स गुरुकुल पद्धति। एजुकेशन सिस्टम मतलब कोई इसकी बात नहीं कर रहे अपन। कैसे कैसे चेंजेस आता गया थोड़ा सा उसको स्टडी करते हैं। मेनली इसको 3 रूप में विभाजित करेंगे अपन। एक तो वेदों के पूर्व में जो शिक्षा पद्धति थी, श्रमण संस्कृति की, एक सेकंड, फिर वेदों के काल की शिक्षण पद्धति, थर्ड फिर बौद्धों के काल की शिक्षण पद्धति। मूल तो थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 3 बातों पर चर्चा करते हैं। इन शिक्षण पद्धति में लेबोरियस की बात समझना है थोड़ा सा, कितना मेहनत बनता थी।
जो वेदों के पूर्व हमारी श्रमण संस्कृति रही है, उसके जनक कौन है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। उसके जनक कौन थे? जनक मतलब उसके कर्ता कौन थे? कोई गेस? नहीं, आदिनाथ भगवान स्वयं। और आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले पब्लिक को चाहते तो जैसे वो चालू हो गया काल, वैसे वे पहले दिन से चालू करते, भैया कम यार, 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, आत्मा में रम जाओ। ऐसा हो सकता था कि नहीं? उन्होंने सबसे पहले असी मसी कृषि शिल्प वाणिज्य कला, स्वावलंबी बनाने की कला, ये शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं अपन, ठेठ श्रमण संस्कृति की अपन बात कर रहे हैं। कृषि, खेती करना तब ये सिखाया जाता था। खेती मीन्स टू, खेती किसकी निशानी है ये? हाँ, किसकी निशानी है? खेती करना मतलब हाँ? मेहनत, राइट। ये मेहनत और परिश्रम का चिन्ह है एक। तो आपको मेहनत करना जरूरी है। तो जिनकी ये भावना है, हम तो ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करेंगे और अपना काम भी अपना नहीं करते हैं, वे सच्चे अर्थ में गुरुकुल का जीवन कदापि नहीं जी पाते। उनको जीवन में उसका लाभ भी कदापि नहीं मिल पाता, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य था, रियल एजुकेशन इज दैट व्हिच मेक्स वन, बोलो, एबल इनफ, स्वावलंबी बनाए। एजुकेशन तो वो था। आदिनाथ के काल की स्थिति हम विचार कर रहे हैं कि वहां पर भी खेती आदि का होता था। बाद में आते आते शिल्प वाणिज्य कला की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि वो भी एक मेहनत का ही एक पार्ट है, शिल्पकारी करना, कुछ करना, ये भी। सेकंड में वेदों के काल में एक नया और चीज आ गई। खेती के साथ साथ गुरुकुलों में उन्होंने अनिवार्य किया था पशुपालन। आप उनके ग्रंथों में पाएंगे तो उनके गुरुकुलों में एक रूल हुआ करता था कि जितने भी बच्चे आते हैं वे खेती करेंगे और गाय भैंस मवेशियों को भी पालन करेंगे। ये शिक्षा उनको इनबिल्ट जन्म से मिल जाती थी। ये सब, ये 2 आगे बढ़ते हैं। फिर जब बौद्धों का काल आया, उन्होंने भी उनके गुरुकुलों में खेती किसानी पर खूब स्ट्रेस दिया। खेती किसानी मतलब मुझे क्या कहना है, खेती काय की निशानी है? ये तो मेहनत की निशानी है। और जो खेती किसानी कर सकता है वो कभी आलसी नहीं रह सकता। जो आज खेती किसानी करेगा, खेती किसानी मतलब मेहनत की तरफ संकेत है मेरा। जो आज ये करता है, कल वो तपश्चरण तो हंसते हंसते करेगा, उसको तो कोई बात नहीं, क्योंकि तपश्चरण ही तो करना पड़ता है खेती किसान वालों को। और क्या करना पड़ता है? कोई ऐसा तो है नहीं कि वहां पर कुछ एसी लेके चले जाए और वहां पर कुछ व्यवस्था करे, यहाँ पर पीछे से हवा लगती रहे और मैं भी पानी देता रहूं। ऐसा कुछ है क्या? कुछ मैं ऐसा खोदता रहूं और ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब वहां पर एक समर्पण का ही वो प्रतीक हुआ करता है। अच्छा, रात, आधी रात, 2 बजे किसी के घर यदि खेती होगी, वे थोड़ा समझते होंगे। हालांकि जैनी लोग खेती नहीं करते हैं, प्रचलन उसका खत्म हो गया है, इसलिए शायद आप जानते नहीं होंगे। लेकिन इक्का दुक्का कोई जिसके घर पर खेती होगी, है क्या कोई जिसके घर पर खेती की जाती है? कोई करता है? खेत है तो तुमने तो नौकर वोकर सब रख लिए होंगे। नोट किया होगा, रात में 2-2 बजे उठ कर वे पानी आए दौड़ो। उसमें ये नहीं है कि हमको सोना है। कभी भी कुछ भी पानी आता तो कुछ भी कोई भी संकट आए, समस्या आए, वहां पर रात में गश्त भी लगानी है, कोई पशु खाने जाए आदि। मतलब एक प्रकार से आलस्य रहित को प्रतीक माना जाता था। तो ये बच्चों को एजुकेशन के साथ पढ़ाया जाता था, सब खेती किसानी का ज्ञान भी, पशुपालन आदि का भी।
तो ये बौद्धों के काल में आते आते फिर खेती किसानी का वो हो गया। आगे फिर लेटेस्ट अपन आज के तारीख में थोड़ा सा विचार करते हैं। गांधी जी की ये स्पष्ट ऐसी मान्यता थी, जितने भी आश्रम और स्कूल की उनके निमित्त से निर्मित हुई थी, उनका यह कहना था बच्चे फीस तो नहीं देते हैं, ना हम फीस लेते हैं, ना हम लेंगे भी, लेकिन स्कूल कुछ ऐसा करे जिससे स्कूल का इनकम स्कूल स्वयं डेवलप करे। आज जो प्रोफेशन हो रहा है स्कूल कॉलेजेस का, प्रोफेशन समझ में आ रहा है कि बिजनेस हो रहा है, बिजनेस। आज तो मनी मेकिंग इंडस्ट्री हो गई है। जो मॉरलिटी का प्लेटफॉर्म था वो मनी मेकिंग इंडस्ट्री हो गई। क्या? एजुकेशन। मतलब जो एजुकेशन पूरा पोल्यूशन फ्री करने को था उद्देश्य, उस एजुकेशन ही पूरा लोभ से पोल्यूशन फुल हो गया है। अभी तुमको कौन बचा सकता है? तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में। समझ में आता है? यदि आप डूब रहे थे पानी में और वहीं से नाव गुजर रही है तो कौन शरण है? नाविक शरण है। और यदि नाविक स्वयं आपको कहे बैठिए बैठिए, आइए आइए, इस बैठिए बैठिए, बोट में बैठिए, और नाविक ही स्वयं ठान ले आपको डुबोने की, तो बोलो आपको कौन शरण है? एजुकेशन काय के लिए था? हमारा अज्ञान इरेडिकेट करने के लिए, कषायों को कम करने के लिए। और इसी के जरिए एजुकेशन, हम तुमसे 1 लाख लेंगे तो तुम तो 5 साल में 5 लाख खर्च करोगे, आगे के और 10 साल में और 10 लाख खर्च करोगे, डोनेशन फोनेशन दोगे तो और कितना खर्च करोगे। तुमने पढ़ते पढ़ते 1 करोड़ निपटा दिया, अब तुम पढ़ने के बाद 1 करोड़ का 10 करोड़ नहीं विचार करोगे तुम। ये स्नैचिंग इंडस्ट्री चालू थी, मैंने छीना झपटी, हमारे इतना गए तो हम भी आगे इतना लेंगे। इसलिए आज डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर, ये सब बिकाऊ है, सब पैसे के लिए काम करते। देश सेवा तो एक बहाना है। जो देश सेवा का बहुत इच्छुक है वो इतना पैसा देकर यहाँ पर आता काहे के लिए पढ़ने को? फिर पढ़ता ही किसी सरकारी स्कूल में, इतना पैसा उसको नहीं दे सकता वो। समझ में आता है? जो अनीति का पैसा दे सकता है, अनीति से, अन्याय से, वो तो कभी ले भी सकता है। गांधी जी का स्पष्ट थिंकिंग था कि क्या करेगा, स्कूल अपना अपना पैसा जनरेट करे। कैसे जनरेट करेगी? कोई ट्रस्ट नहीं थे, गवर्नमेंट एड नहीं है, कहाँ से जनरेट करेगी? तो बच्चा ऐसा कुछ करे, हैंडलूम चालू किया। अब सबको पीरियड रखे जाएंगे, 2-2, 3-3 पीरियड आपको हैंडलूम। हैंडलूम समझते हैं आप? आप जानते होंगे गांधी जी ने भी जीवन भर 2-3 घंटा चरखा चलाते ही थे। मैंने बोलते बोलते कहा था उस दिन, 2-3 घंटा चरखा क्यों चलाते थे रोज? क्योंकि उसमें एक व्यापक सोच ये थी कि हम भारत के, हम देश के एक एक नागरिक के लिए हमारी सेवा यहां से कैसे पहुंच सकते, वहां तक कैसे पहुंचेगी? तो कोई नंगा होगा, कोई कपड़े पहनने को नहीं होंगे, उनके पास कपड़े चले जाएंगे। ये व्यापक सोच वाली बात है। तो वहां पर भी आप कुछ ऐसी चीजें बनाओ जिसको मार्केट में लाओ, उसको बेचो, उसका जो पैसा आएगा उस पैसे से स्कूल चलता रहे। ये गांधी जी का मिशन बना रहा। ये लेटेस्ट की अपन बात करना चालू करी है। और आगे बढ़ते हैं, अपन 5वें नंबर की थोड़े से विचार करते हैं। और इससे स्कूल्स स्थायी हो जाएगी, ऐसा उनका थिंकिंग था। क्योंकि बच्चे उसको जनरेट करें, और लॉस में जाने लग जाए तो बच्चे उसको सोचे। आपको प्रॉपर और ऐसे ऐसे टीचर्स चाहिए और कोर्स चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, तो फिर आप सोचे उसके लिए कि क्या करना चाहिए, हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप करो और वैसे जनरेट करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते किन्हीं किन्हीं ने यह सोचा, जैसे अभी की तारीख के मैं कहूँ, जैसे समंत भद्र महाराज हुए, ये कुंभोज बाहुबली में, उन्होंने भी क्या किया था, बहुत बड़ी खेती लेकर रख दी आसपास स्कूल के। और उनका ये कहना था, ये जो बच्चे अपने यहाँ पढ़ते हैं
उनको 3-4 घंटे वहां पर खेती कराई जाए रोज। ये खेती करेंगे और फसल आएगी, वो फसल में से जो पैसा आएगा उससे स्कूल रन होगा। अब समझ रहे हैं ये बात? कितने पॉइंट हो गए अपने? 5। आगे बढ़ते हैं। विनोबा भावे ने 6वें पॉइंट पर, विनोबा भावे ने तो यहां तक सोच रखी थी, उनका कहना था कि जो गुरुकुल में पढ़ाया जाता है ज्यादा, ये ठीक पद्धति नहीं है। वे तो उन्होंने तो अपने सिलेबस में, अपने टाइम टेबल में रोज 1 ही घंटा पढ़ाने का रखा था। पुस्तकी ज्ञान 1 ही घंटा चाहिए। इतना मतलब इतना स्ट्रेस उनको प्रैक्टिकेबिलिटी पर था, मेहनत पर, और बचा हुआ पूरा समय वो मेहनत करे, उनको आदत पड़ी वैसी। और खास तौर पर अपना इंडियन मूल ऑक्यूपेशन तो एग्रीकल्चर है। आपने नोट किया होगा, सबसे कम रोगी, सबसे अच्छा स्वास्थ्य मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ये भारतीयों का है। उसका कारण ये है क्योंकि भारत का मूल ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर रहा है। हालांकि आज आलस के कारण वहां से भी मुंह मोड़कर और कुछ कुछ प्रकृति की ऐसी व्यवस्था को देखकर धीरे धीरे वहां से हट रहे हैं। और गवर्नमेंट जो टैक्स हटा रही है खेतियों के, और फिर उनको सब्सिडीज भी दे रही है किसान वालों को, और फिर उनको कुछ नुकसान हुआ तो उनको पैसा भी दे रही है। वो केवल उनको प्रमोट करना है खेती को, इसीलिए। और खेती को प्रमोट करना मतलब मेहनत, और मेहनत को प्रमोट करना मतलब किसको डिमोट करना? आलस को डिमोट करना मतलब बहुत अच्छे से कहो, चोरी, जुआ, ये जो युवाओं में घिर रहा है उनको वो तोड़ना है। ये रोमियोज वगैरह, ये जो भी, मतलब उनको मेहनत में लगने दो। कहाँ तक अपन खड़े हैं? कितने पॉइंट्स हो गए? 6 नहीं, 7 पॉइंट्स हुए। विनोबा जी की मैंने और एक कही थी। आगे चलकर और आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में एक कर्मवीर भाऊराव पाटिल हुए। अब कर्मवीर पाटिल इतना समझ सकते हैं, मैं तो बहुत परिचित हूँ उस व्यक्ति से नहीं, उनके जितने इंस्टीट्यूट है उससे। मैंने इंस्टीट्यूट्स भी देखी है उनकी, और महाराष्ट्र में बहुत नाम है इस व्यक्ति का, कर्मवीर भाऊराव पाटिल। इनकी तो, इनका एक स्लोगन बनाया था इन्होंने, कमवा व शिका। क्या इसका मराठी है? इसका मतलब ये होगा अर्न एंड लर्न। आप स्वयं कमाओ और उसी कमाई से आप स्वयं सीखो। आप क्या कमाएंगे वो काम भी हम देंगे आपको, और वो काम भी सबके हित में होना चाहिए। वो काम हम नक्की करेंगे, जैसे जैसे अभी अभी कहा था मैंने, इतनी इतनी खेती ली है हमने। अब आप सब रोज आपको, हमको एक पीरियड रहता था एक्चुअली स्कूल में। मैं उस दिन कह रहा था कि ये सोशल सर्विस एक पीरियड रहता था हमें। हम स्कूल में पढ़ते थे, देखो कैसे चेंज होता गया हमारी लाइफ में। मैं थोड़ा बताता हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है, 3rd 4th तक एक पीरियड रोज चलता था सोशल सर्विस। क्या पीरियड चलता था? सोशल सर्विस। वैसे पॉइंट्स कितने हुए थे आपने? 8 हुए? 8 हो गए। 8वां कौन सा कहा था? अच्छा जी, ये चल रहा है अभी, 8वां चल रहा है अभी। तो इसमें ये और बढ़ा सकते हैं अभी जो मैं कह रहा हूँ 9th। हमारे टाइम में सोशल सर्विस एक पीरियड था, पीरियड उसमें लिखा रहता था टाइम टेबल पर, आज भी याद आता है, SS सोशल सर्विस, वो शॉर्ट फॉर्म उसका टाइम टेबल का। उसका मतलब ये होता था कि वो पीरियड में तो हम क्या करते थे, स्कूल के परिसर में जितना भी ऐसे वीड्स उगे हैं, वीड्स समझते हो आप? अनवांटेड चीजें जो रहती है, ग्रास आदि, जो पत्थर आदि पड़े हैं ग्राउंड पर, जितनी व्यवस्था करनी है, एक पीरियड उसके लिए होता था। आप इमेजिन नहीं करेंगे ये बात। और आपको आज भी आपको दिया जाए तो कहेंगे ये भगवान का आपदा पड़ी। ये तो आप 1-1 लाख रुपए देते हो इसलिए ना वे करवा सकते हैं, ना आप करने को तैयार हो। लेकिन वो एक सिस्टम्स थी। हम तो फीस देने वाले थे, और हमारा भी इंग्लिश स्कूल था, लेकिन हमको सोशल सर्विस था। और कभी कभार, यहाँ तक कि कभी कभार फिर उसी के बीच में कहीं यदि अर्थक्वेक हो गया, भूकंप वगैरह की स्थितियां बनती थी, तो भूकंप आदि की स्थितियों में फिर देश के लिए हम क्या कर सकते हैं,
तो 2 दिन एक बच्चा जाएगा सब जगह, वो कुछ उसके लिए मांग कर लाएगा। कुछ ऐसी स्थितियां भी बनती थी जिसमें समाज के लिए कुछ करने का एक उसका वैल्यूएशन हुआ करता था। फिर याद आता है आगे आगे चलकर वो सोशल सर्विस पीरियड हट गया, कैसे कैसे चेंज आता गया मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको, एक ही पॉइंट में आएगा। फिर बाद में उसको पीटी लिखा जाने लग गया, क्या? फिजिकल ट्रेनिंग। तो उसमें थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह होने लग गई। ये कंकड़ पत्थर ये कौन उठाते फिरे, खेती वेदी की तो बात ही नहीं थी तब। फिर वो तो अपने टाइम में तो था ही नहीं, और वो तो गुरुकुल पद्धति में ही संभव, ऐसे ही इनशर्ट वाला और टाई वाला क्या ये करता बैठेगा क्या काम? वो तो आज का आदमी तो कैसे कल्पना कर सकता है इसकी। इसलिए गुरुकुल से कोसों दूर आकर पड़े हैं हम। तो उसका पीटी हो गया, तो फिजिकल ट्रेनिंग के रूप में फिर थोड़ा सा कुछ फिजिकल अच्छा हो इसके लिए थोड़ा कुछ एक्सरसाइज कराया जाता था। आते आते जब 9th-10th में आए वो भी हट गए पीटी, और फिर गेम्स, वो पीरियड को लिखा जाता था गेम्स। और फिर तो उठो, वो एक फुटबॉल पड़ा है, उठो और सब दौड़ते चलो खेलो और हर थक कराओ और बैठो, आज खूब मजा आया। मतलब आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो मनी मेकिंग एक्सरसाइज नहीं है। मनी मेकिंग समझ में आता है? मनी मेकिंग में लोभ की प्रवृत्ति की वजह नहीं कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं आज कितनी अनकल्टिवेटेड पार्ट है, कितना बड़ा इंडिया का कितना पार्ट अनकल्टिवेटेड है, और कितने जन आज माल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं। कितने जन समझ रहे हैं मुझे मेरी बात को? क्या बोला, बोलो। आपने ये बोला कि आजकल जो अनकल्टिवेटेड पार्ट जो है मतलब पूरा हाथ ऊपर करना जरूरी नहीं है। अब बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपका हाथ ऊपर करना चाहिए। बैठो, हाँ बोलो। ओके आगे ना हो। हाँ, जो अभी रिसेंटली बोला। हाँ, तो उस टाइम मतलब फिजिकल एजुकेशन मतलब पहले तो पत्थर उड़वाए जाते थे, सोशल सर्विस होती थी, उसके बाद फिर उसे मतलब फिजिकल ट्रेनिंग कहने लगे। अब क्या है? नहीं, मैं अभी रिसेंटली कुछ कहा। अब विचार करना, मैं आपसे कल सुनूंगा ये बात जो रिसेंटली मैंने अभी कही थी, मैं आपसे कल सुनूंगा। ठीक है।